गुजरात में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की है। आज हम 2025 में आ गए। क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो सर, और एक जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट। सर, दिस बिल टेक्स एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. सर, अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया। सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले। फजल पुकाया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशो डिसेंडेंट आई नहीं है जो आपने कहा है। अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा, क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान? शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर, और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान। क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लेगा क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, वेयर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैज बीन लिमिटेड ओनली टू 3 कैटेगरीज कंटेन्ड इन 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के हैं, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। तो आप ये कर दे रहे हैं सर। अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े हैं? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल है। हिंदू एंडोमेंट का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं?
रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हाँ, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अच्छा सर, क्लॉज 3V सेक्शन 36 क्लॉज 18 देख लीजिए, ओरल वक्फ, ओरल अपॉइंटमेंट हैज sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. सर, आप क्लॉज 39 पर आ जाइए, 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि JSR का नारा लगाया, और वो JSR का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए क्लॉज 432, the creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person. सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर, आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं मुकम्मल कर रहा हूं। स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर, क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया? उसको 6 महीने कर दिया। नॉन अवेलेबल था, आपने अवेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के, और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर,
इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने का मैं प्रस्ताव लेकर सदन के सामने आया हूं। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। मान्यवर, ये रायट्स नहीं है ना टेररिज्म है। ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण 2 समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। सभी सदस्यों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है मान्यवर, और उन्होंने कहा कि भाई तुरंत शांति हो, पुनर्वास के लिए तुरंत प्रयास किए जाएं, केसों की न्यायिक जांच हो और जो पीड़ित है उनकी पीड़ा कम करना और उनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होनी चाहिए। मान्यवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने से वहां पर हिंसा नहीं है। और जहां तक कैंपों का सवाल है, पहले से ही इसके अंदर खाने पीने की व्यवस्थाएं, दवाइयां, मेडिकल सुविधाएं, ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन की वहां पर ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कैंपों के लिए अंदर ही वहां पर वर्ग लगाए गए हैं, जहां इनकी पढ़ने की सुविधा करने का प्रयास किया गया। मैं नहीं कहता कि ये सुविधा अपने घर में रहकर बच्चा पढ़ता है इतनी अच्छी है, मगर हम सब जानते हैं मान्यवर, जब जातीय हिंसा होती है तब ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि इसको पार्टी के साथ एकदम जोड़ना नहीं चाहिए। मैं इस तरह का जवाब भी देना नहीं चाहता सदन में कि आपके समय में इतनी हिंसा हुई थी, हमारे समय में इतनी हुई, आपके समय से हमारे समय में कम हुई है। हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। इसमें इन प्रिंसिपल किसी की इस सदन में असहमति नहीं है, परंतु पिक्चर इसी तरह से खड़ा करने का प्रयास किया कि भाई भाजपा के शासन में ही जातीय हिंसा हुई है। मान्यवर, मैं 2-3 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले मैं सिर्फ मणिपुर की ही बात करूंगा। मणिपुर में 1993 में जातीय हिंसा हुई, नागा कुकी संघर्ष हुआ। 93 से 98 तक 5 साल तक चला, 750 मौतें हुई। और मान्यवर, इसके अंदर छूट-फूट घटनाएं 1 दशक तक चलती रही। मैं ये नहीं कहता कि 1 दशक तक चली थी, हमारा कम हुआ है। हम तो ऐसा मानते हैं हमारे समय में जरा भी नहीं होना चाहिए था, मगर एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया और इसके कारण हिंसा बढ़ी। इसको तत्काल कंट्रोल कर दिया गया। जो 260 मौतें हुई है मान्यवर, इसमें से 80% पहले 1 महीने के अंदर ही हुई। 80%। बाकी सारी मौतें बाकी महीनों में होती गई। मान्यवर, कुकी पाइते संघर्ष हुआ 97-98 में। 50 से ज्यादा गांव नष्ट कर गए, 40,000 लोग विस्थापित हुए, 352 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, 5,000 घर जलाए गए। मतई पंगल संघर्ष हुआ 1993 में। उस वक्त 100 से ज्यादा मृत्यु हुई थी,
और 6 माह तक ये हिंसा चली। अब मैं चित्र इस तरह से खड़ा कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये तीनों हिंसा, बड़ी बड़ी हिंसा, 10 साल, 3 साल और 6 माह और सैकड़ों मृत्यु, इससे भी ज्यादा, वो इंडी अलायंस के शासन में तीनों वक्त आपके ही प्रधानमंत्री थे और उसके बाद भी नहीं गए, कोई गृह मंत्री भी नहीं गया। जो मुद्दे उठाते हैं उनको मेरा सिर्फ छोटा सा वास्तविकता में बताना चाहता हूं। और मान्यवर, ये तो जातीय हिंसा थी। हमारी सरकार आई 2017 में, उसके पहले 5 साल में एवरेज 1 साल के अंदर 212 दिन मणिपुर बंद रहा है मान्यवर। कोई जातीय हिंसा नहीं थी। लगभग 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था मान्यवर। हमारे 6 साल में एक भी दिन बंद नहीं रहा, ब्लॉकेड नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई। जब एक विशिष्ट परिस्थिति हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का इंटरप्रिटेशन दोनों समुदायों ने अपने अपने खिलाफ किया, अरे हाईकोर्ट के, और 2 ही दिन में हिंसा भड़क गई। और एक ये भी कहा गया कि इसको नजरअंदाज किया गया। जिस दिन जजमेंट आया उसी दिन यहां से कंपनियां वायुसेना के विमान में मान्यवर वहां रवाना कर दी। कोई नजरअंदाज नहीं किया। इस सब में हम सबकी संवेदनाएं बराबर है, भाई होनी ही चाहिए। परंतु मेरा आप सभी से भी विनंती है कि सरकार शांति प्रस्थापित करने के सभी प्रयास, उच्चतम प्रयास कर रही है। कृपया इसको पॉलिटिसाइज न करिए। और पॉलिटिसाइज करना है तो फिर डिबेट होगी, उसमें जवाब भी पॉलिटिकल देना पड़ेगा। मगर मैं ये नहीं चाहता मान्यवर। मैं चाहता हूं जिसका भी मृत्यु हुआ है, इस सदन ने उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, मन में दर्द भी रखना चाहिए। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई। 2 मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है और बहुत कम समय में एक संयुक्त मीटिंग भी भारत सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ होगी। हम इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं। मगर पहली चिंता शांति प्रस्थापित करने की है। जैसा मैंने कहा, 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है, 2 इंजर्ड हुए हैं और परिस्थिति बाय एंड लार्ज कंट्रोल में। मैं नहीं कहता संतोषजनक है। जब तक ये विस्थापित कैंपों में रहे तब तक संतोष होने का सवाल ही नहीं। पुनर्विसान पैकेज पर भी अभी चर्चा चल रही है मान्यवर। और आज तो मैं सदन के सामने मान्यवर ये राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कराने के लिए आया हूं। ये कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव, कोई अविश्वास प्रस्ताव रिकॉर्ड पर नहीं मान्यवर। कांग्रेस पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इतने विधायक ही नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए। ये हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 सदस्यों से चर्चा करी। जब बहुमत सदस्यों ने कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट ने अनुशंसा की, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकारा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके हिसाब से मैं 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन लेने के लिए आया हूं। मेरा सदन के सभी सदस्यों से विनंती है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शांति हो, जल्द से जल्द पुनर्वसन हो और जो जख्म लगे हैं उस पर मरहम भी लगाया जाए। कृपया सभी दल एक मत होकर ये राष्ट्रपति शासन के निर्णय का अनुमोदन करें, ऐसा मैं आपके माध्यम से विनंती करना चाहता हूं। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामूहिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। सामूहिक संकल्प स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यों, आज आप सब ने
इतनी देर तक बैठकर सार्थक चर्चा की, शांतिपूर्ण तरीके से सारी कार्यसूची को समाप्त किया। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को, सभी दल के नेताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज ही कहा